सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सिविक्स का जो सेकंड चैप्टर है आपका फेडरलिज्म, उसके 2019 के बोर्ड के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे हम। प्रीवियस ईयर से रिलेटेड और भी वीडियोस आ चुकी हैं, उसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कहाँ से देखना है अगर आपने नहीं देखी है तो हम इसको देखते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2019 के एग्जाम में किसी भी सेट के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर 1 मार्क्स के क्वेश्चन इस सेकंड चैप्टर से नहीं आए थे, तो 3 मार्क्स से ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो आपको बताना है कि जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, दो को आपको मेंशन करना है। तो ऐसे लिख देंगे, टू सब्जेक्ट दैट आर इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट आर। तो यहां आपको 5 मेंशन है, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट, मैरिज, एडॉप्टेशन एंड सक्सेशन, लेकिन किसी दो को आपको यहां लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन का अगला पार्ट है, हाउ आर लॉज मेड ऑन दीज सब्जेक्ट। अब जो भी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जो भी चीजें आती हैं, उसमें कानून किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो कानून है वो यूनियन भी, यानी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी, एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों ही लॉ को बनाते हैं जो भी सब्जेक्ट इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर मेंशन होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, बट इफ दियर लॉ कॉन्फ्लिक्ट, अगर उनके लॉ आपस में कॉन्फ्लिक्ट करें, टकरा रहे हो एक दूसरे के साथ, तो जो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ होगा वही माना जाएगा। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि बोर्ड के एग्जाम में आपका सेकंड चैप्टर फेडरलिज्म नहीं आएगा, और स्टेट गवर्नमेंट ने कहा आएगा, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों के कानून आपस में टकरा रहे हैं। भाई एक ही चीज हो सकती है ना, या तो ये सेकंड चैप्टर आएगा एग्जाम में या तो नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन हो जाए, जब कॉन्फ्लिक्ट वाला सिस्टम हो जाए, तो जो कानून सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा वही माना जाएगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि बोर्ड में ये सेकंड चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा, तो फिर नहीं आएगा वो। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का ही है, हाउ इज शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन। अब ये जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर की शेयरिंग है, कुछ पावर स्टेट को दे दी गई है, कुछ सेंट्रल को दे दी गई है, ठीक है, पावर को बांट दिया गया है। तो ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको बताना है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मान लो मैंने कोई पिलर बनाया, ठीक है, कोई ऐसा पिलर बनाया है। अब मुझे ऊपर से कोई हिस्सा हटाना है तो सीधे यहां से मैं हटा दूंगा। लेकिन अगर कहा जाए कि इसके नीचे वाला हिस्सा हटाओ, तो नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अगर नीचे हम हटाएंगे तो ये पूरा पिलर गिर जाएगा। तो इसका मतलब जो नीचे वाला है वो उसका बेस है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है ये पावर शेयरिंग। अगर इस पावर शेयरिंग सिस्टम को हमने चेंज किया या खत्म कर दिया, तो पूरे जो कंट्री का सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा गया है, तो उसके कुछ रीजन है। पावर शेयरिंग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है, इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जिस तरह मैंने ये पिलर वाला एग्जाम्पल बताया कि ऊपर से कुछ चीजें हटाना हो तो हटा सकते हो आप, पिलर ऊपर से छोटा कर सकते हो। लेकिन चाहो नीचे से, जैसे ब्रिक से बना है, तो उस ब्रिक को हटा दो, ईंट को हटा दो, तो बहुत मुश्किल है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का है क्योंकि इसमें बदलाव करना, जो पावर शेयरिंग है, यानी जिसको जो पावर मिली है उसमें कुछ कम ज्यादा करना, कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर लेके स्टेट को दे दिया या स्टेट की कुछ पावर सेंटर को दे दिया, तो ये जो चेंजेस है ये करना आसान नहीं है। पार्लियामेंट कांट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट भी अगर चाहे तो अकेले इसको चेंज नहीं कर सकती। कैसे चेंज होगा, एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो आपके लोकसभा हो गया और राज्यसभा, दोनों हाउस आपके पार्लियामेंट का हो गए, विद एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। यानी कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर लोकसभा के अंदर 300 लोग हैं, तो उसमें से 200 से ज्यादा लोग सपोर्ट करें कि हाँ चेंजेस होना चाहिए, बदलाव होने चाहिए। इसी तरह से लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी अगर मान लो 300 लोग हैं, तो 200 से ज्यादा सपोर्ट करने चाहिए। इसी को कहते हैं 2/3 मेजोरिटी। यानी कम से कम 200 लोग तो होने ही चाहिए। 200 से ज्यादा हो गया तो और अच्छी बात है। तो एक बात तो ये हो गई, यहां तो हो गया पार्लियामेंट से। अब भी चेंज नहीं होगा, अब एक और स्टेप है, तब जाके चेंज होगा। तो अगला स्टेप क्या है, देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। जितने भी स्टेट इंडिया के अंदर हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग इसकी मंजूरी दे दें कि हाँ चेंजेस होने चाहिए। तब जाके इतना तामझाम करने के बाद ही कोई चेंजेस किया जा सकता है, क्योंकि बेस है ना, बेस को तो हटा नहीं सकता इतने आसानी से। एनी 3 पॉइंट टू बी एनालाइज। हमने 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं, कोई 3 लिखना है आपको। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, इवेलुएट द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, या जिसे हम थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, उसकी आपको स्ट्रेंथ बताना है, क्या मजबूती है उसकी और क्या कमियां हैं उसकी, ये बताना है। तो 3-3 पॉइंट आप लिख देंगे तो बहुत सही रहेगा। 3 आप स्ट्रेंथ में लिख देंगे, 3 लिमिटेशन में लिख देंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है।
तो जो इसकी स्ट्रेंथ है, क्या इसकी खासियत है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है जहां सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है, तो वहां डिस्कस कर लेंगे। लिमिटेशन हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो लिमिटेशन क्या है इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की या थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की? ग्राम सभा का जो इलेक्शन है वो रेगुलर नहीं होता, ठीक है। जो उसका टाइम डिसाइड है कि हाँ इतने इतने टाइम पे होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, तो ये कमी है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। अब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो लोकल गवर्नमेंट को जितनी पावर मिलनी चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को जो पावर मिलेगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही देगी। तो जितनी पावर लोकल को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई। एडुकेट रिसोर्सेज आर नॉट देयर विद द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को काम करने के लिए जितने रिसोर्सेज की जरूरत है, मान लो जैसे पैसा है, कि अगर गांव वगैरह के अंदर या अपने एरिया के अंदर कोई रोड बनाना है या गली बनाना है या कोई भी छोटा मोटा काम करना है लोकल लेवल पे, तो उसके लिए मान लो पैसा ही नहीं है, तो कैसे काम कर पाएगी? तो जितना रिसोर्स चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। और भी कोई पॉइंट आप इसका लिख सकते हैं जो आप जानते हो, किसी 3 पॉइंट को लिखना है, ठीक है, 3 लिमिटेशंस में और 3 स्ट्रेंथ में। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर 1992 टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी 1992 के अंदर, उसने क्या स्टेप लिए थे ये जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है या जिसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं, उसको पावरफुल बनाने के लिए क्या स्टेप लिए थे? ठीक है, 1992 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान के अंदर बदलाव किए गए थे। तो वो क्या स्टेप थे, क्या चीजें ऐड की गई थी, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही लिख देंगे, यहां से स्टेप टेकन बाय, यहां पर देख सकते हैं स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट 1982 टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल वर्क। उसके बाद आंसर लिख देंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन दूसरे सेट के अंदर आया था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बदली थी। वहां एक्सप्लेन लिखा था, यहां लिखा था डिस्क्राइब एनी 3 स्टेप टेकन टू स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। तो दोनों चीज वही पूछ रहा है कि संविधान के अंदर 1992 के अंदर बदलाव किए गए थे, क्या स्टेप लिए गए थे। जो देखिए यहां नाम बदल दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कर दिया, यहां क्या था, थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी कहा था। तो जो भी पूछे आंसर वही लिखना है, ठीक है। तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या लिखेंगे, इसी तरह लिख देंगे 3 स्टेप टेकन टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, और आगे इस तरह से पूरा लिख देना है। एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए थे 1992 के अंदर। तो सारा ही क्वेश्चन एक है, आंसर सबका एक ही होगा, ठीक है, मतलब एक ही है क्वेश्चन का। तो स्टेप क्या लिए गए थे, संविधान के अंदर यह बदलाव किया गया था कि अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन है अब रेगुलर होंगे, यानी जो टाइम उसका डिसाइड है उसी बेसिस पे होंगे। पहले ऐसे नहीं होते थे, एक बार हो गया, जो जीत गया वो बैठा हुआ है, दोबारा इलेक्शन हो ही नहीं रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, संविधान के अंदर ये जरूरी कर दिया कि इलेक्शन तो कराना ही कराना है। सीट का रिजर्वेशन कर दिया गया इलेक्टेड बॉडीज के अंदर, यानी जो आपके एरिया के अंदर इलेक्शन वगैरह होता है, जैसे अगर आप शहर में रहते हो तो वहां पार्षद वगैरह बनते हैं ना, तो वो जो इलेक्शन होता है उसके अंदर रिजर्वेशन कर दिया गया शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। और इलेक्टेड बॉडीज के अंदर और जो आपका एग्जीक्यूटिव हेड्स हो गया, जैसे मेयर वगैरह बनते हैं, वहां पर भी रिजर्वेशन कर दिया गया कि इतने परसेंट जो मेयर होंगे या इतने परसेंट जो आपके पार्षद वगैरह होंगे। या अगर विलेज के एरिया के हम देख लें तो वहां क्या बनते हैं, पंच हो गए, सरपंच हो गए, ग्राम सभा के मेंबर हो गए, तो ये सब वाली जो पोस्ट है इसके अंदर रिजर्वेशन कर दिया गया कि इतने जो है शेड्यूल कास्ट के लोग रहेंगे। और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी कर दिया गया और ओबीसी के लिए कर दिया गया कि इतने एससी, इतना एसटी, इतना ओबीसी रहेंगे। और क्या किया गया, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन कर दिया गया। मान लो किसी एरिया के अंदर 30 सीट्स हैं तो 10 सीट पे सिर्फ महिलाएं ही इलेक्शन में खड़ी हो सकती हैं। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन का नाम दिया गया, हैज बीन क्रिएटेड इन स्टेट टू कंडक्ट द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन। तो जो आपका पंचायत का इलेक्शन है जो विलेज एरिया में होता है, और जो सिटी एरिया के अंदर होता है म्युनिसिपल का इलेक्शन, उसके लिए अलग से स्टेट का इलेक्शन कमीशन बना दिया जिसका काम ही यही है कि इनका इलेक्शन आप कराओ। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। और क्या कर दिया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आपको पावर शेयर करनी है, लोकल बॉडीज को कुछ पावर देनी है और रेवेन्यू भी देना है, यानी जो पैसा स्टेट गवर्नमेंट कैसे कमाई करती है, टैक्स के जरिए। अब लोकल गवर्नमेंट के पास तो कोई जरिया नहीं है कमाई का, कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी कमाई करेगी वो उसमें से कुछ हिस्सा लोकल गवर्नमेंट को देना उसके लिए जरूरी कर दिया गया। अब किसको कितना मिलेगा ये स्टेट स्टेट पे डिपेंड करता है। तो यहां 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए, किसी 3 पॉइंट को आपको लिखना था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने यहां लिखा हुआ है, तो बस इतना, किसी 3 पॉइंट को आपको लिख देना है। अब बात कर लेते हैं अपने 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 है और अभी 3 वाला जो हमने देखा था, तो ये सेम क्वेश्चन है, आंसर सबका सेम रहेगा। यहां क्या पूछा गया है कि जो आपका थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट है या थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जा सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ।
तो आप लिख देंगे इंपॉर्टेंस ऑफ थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया आर, और उसके बाद अभी नीचे जो हम डिस्कस करेंगे वो हो गया। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है और पूछा गया हुआ है, अलग सेट में दूसरी तरह से पूछ लिया गया है। वहां क्या पूछा है, एक्सप्लेन द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, यानी पॉलिटिकल पावर का जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है उसके पीछे क्या आइडिया था ये बताना है। ये आपका 3 मार्क्स में आया था, ठीक है। ये 6 वाला क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में था और ये 7 वाला आपका 3 मार्क्स में आया था। तो आप लिख देंगे बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन आर। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जहां स्ट्रेंथ और लिमिटेशन की बात की थी, तो कमियां तो हमने देख ली थी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कमियां हैं वो क्या है। स्ट्रेंथ अब हम यहां डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, इंपॉर्टेंस बताओ, बेसिक आइडिया बताओ, स्ट्रेंथ बताओ, तो अब हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड टीयर गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ ये है, उसके पीछे का बेसिक आइडिया ये है, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे जो इश्यूज हैं वो लोकल लेवल पे ही सेटल हो जाते हैं। अब मान लो मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, तो अब मैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट तो लिखूंगा नहीं, पीएम को तो लेटर लिखूंगा नहीं कि प्रधानमंत्री जी हमारे घर में पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है या बिजली नहीं आ रही है। तो वो क्या होगा, लोकल अपना हमने गवर्नमेंट बना दी, वहीं सेटल हो जाएगा मामला। तो ये खासियत हो गई। दूसरा, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम इन दियर लोकेलिटीज। आसपास हमारे क्या प्रॉब्लम है वो हमारे आसपास के लोग जानते हैं। तो अगर हमारे एरिया का ही लोकल गवर्नमेंट में कोई बंदा इलेक्शन जीत गया, तो उसका एक छोटा सा एरिया होगा, तो वो उसको मालूम होगा कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है, आप उससे मिल भी सकते हो, अपनी प्रॉब्लम बता भी सकते हो। तो ये है। दे ऑल्सो हैव एन आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। अब वहां लोकल का ही, वहीं एक छोटे से एरिया का ही एक आदमी इलेक्शन जीता होता है, तो उसको मालूम होता है पैसा कहाँ लगाना है, किस चीजें में लगाना है। Beside at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. अब लोकल लेवल पे आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, यानी इलेक्शन में खुद खड़े हो सकते हो। क्योंकि अगर हम एमएलए का देखें, यानी विधायक वाला या सांसद वाला इलेक्शन देखें, तो उसके लिए तो आपके पास पैसा होना चाहिए, पावर होना चाहिए, आसान नहीं है। लेकिन लोकल लेवल पे आप खुद देखते होगे, एक जनरल आम सा आदमी भी इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। दिस हेल्प्स टू इनकलकेट द हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। इससे क्या होता है कि डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की एक कॉन्सेप्ट मन में बिठा दिया जाता है, इनकलकेट कर दिया जाता है, यानी मन में बैठा दिया जाता है, एक हैबिट सी बना दी जाती है कि हाँ, हमको भी डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो एक सबसे बेहतर रास्ता है कि जो डेमोक्रेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, यानी अपनी सरकार, कहते नहीं कि अपनी सरकार है, हमने वोट दिया है, तो उसका सही में जो एहसास होता है वो आपका इसी सेल्फ गवर्नमेंट में, लोकल वाली गवर्नमेंट में होता है। तो अगर 3 मार्क्स में आएगा तो ये 3 पॉइंट आप इस तरह से लिख देंगे। अगर ये 5 मार्क्स में आएगा तो आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, यहां से इसको थर्ड पॉइंट आप कर देना, ठीक है। 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। 5 मार्क्स में आया तो 5 पॉइंट आपको मस्ट है लिखना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। तो इसी में से 5 पॉइंट निकाल लेना। थर्ड पॉइंट यहां से हो जाएगा, दे ऑल्सो हैव बेटर, और उसके बाद ये थर्ड वाला फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, और ये जो लोकल गवर्नमेंट से है ये फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 5 पॉइंट कर देना, और हर पॉइंट के बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। एट्थ वाला क्वेश्चन है, हमको 5 फीचर बताने हैं फेडरलिज्म के, ये 5 मार्क्स में आए हुए क्वेश्चन है। और इसी तरह का क्वेश्चन दूसरे सेट में 3 मार्क्स में आया है, वहां 3 फीचर्स पूछे हैं, तो ये 3 मार्क्स का है। तो हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कम से कम 5 डिस्कस कर लेते हैं ताकि दोनों में जो है वो हम कर सकें। तो फेडरलिज्म में क्या होता है, 2 और मोर लेवल्स ऑफ या टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। या तो सेंट्रल होता है, स्टेट होता है, 2 होता है, या तो फिर लोकल वाला भी होता है। तो 3 लेवल के होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। अब चाहे जो से भी लेवल की गवर्नमेंट हो, रूल उनको उन्हीं नागरिक पे करना है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करेगी तो देश में जितने लोग होंगे सब पे करेगी। स्टेट की अगर हम बात करें, मान लो अगर यूपी की बात करें, यूपी के एक शहर इलाहाबाद की बात करें, तो लोकल गवर्नमेंट भी उस इलाहाबाद के एक रीजन में रूल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का भी रूल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल होगा। तो नागरिक वही है, लेकिन अलग अलग गवर्नमेंट रूल कर रही है। बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन द स्पेसिफिक मैनर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन किसको पास क्या पावर है, किस चीज पे वो कानून बना सकती है, कैसे टैक्स लगा सकती है, कैसे कंट्रोल कर सकती है, वो अपना अलग है। जैसे आपका पुलिस हो गया, वो स्टेट के कंट्रोल में आती है। अगर इन केस कोई आर्मी की जरूरत पड़े, कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो रूल तो तीनों तरह की गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन पावर सबकी अलग अलग बटी हुई है। द jurisdiction ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो jurisdiction है, अब jurisdiction क्या होता है, एक एरिया होता है कि हाँ, आप इस चीजों पर आपका कंट्रोल है।
तो किसके पास क्या कंट्रोल है, क्या चीजों पर वो कानून बना सकता है, क्या चीजें कर सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, क्या क्या चीजें वो कर सकती है, स्टेट क्या कर सकती है, लोकल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, ये संविधान के अंदर बता दिया गया है। तो जो जो वो काम कर सकती है, जो उसकी एक बाउंड्री डिसाइड कर दी गई कि भैया आपकी हद यहां तक है, इतना काम आप कर सकते हो, इससे ज्यादा आप अपनी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, इसी को हम जुरिस्डिक्शन कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिसाइड कर दिया गया है। सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच ईयर ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो जो उसका एग्जिस्टेंस है और उसकी अथॉरिटी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन उसकी गारंटी लेता है। ऐसा नहीं है कि कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आए और कह दे कि स्टेट की हम पावर छीन लेते हैं, लोकल गवर्नमेंट की हम पावर छीन लेते हैं। ठीक है, तो उसकी एग्जिस्टेंस को भी खत्म नहीं कर सकते, उसके वजूद को नहीं खत्म कर सकते, और उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर को भी नहीं छीन सकते। The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the contest of the both level of the government. अब जो संविधान के अंदर जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यानी जो एकदम बेसिक वाले स्ट्रक्चर चीज है, उसको अकेले कोई गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती। कि मान लो कोई चेंज करना हो तो सेंट्रल कर ले। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था ना कि अगर संविधान के अंदर कोई बदलाव करना हो तो कैसे करना होता था। दोनों जो हाउस आपके हैं, लोकसभा राज्यसभा, वहां से 2/3 मेजोरिटी से पास कराना, फिर स्टेट से भी पास कराना पड़ता था। ठीक है, तो कोई एक लेवल की गवर्नमेंट अपने से डिसीजन नहीं ले सकती। तो फेडरलिज्म में यह खास बात होती है कि अकेले ही कोई गवर्नमेंट चाहे कि जो संविधान का बेसिक चीजें हैं उसमें चेंज कर दे, तो वो ऐसा नहीं कर सकती। जो उसके फंडामेंटल कानून है उसमें बदलाव नहीं कर सकती। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो संविधान को इंटरप्रेट करे। यानी मान लो कुछ लिखा है, जैसे कुछ चीज लिखी होती है, तो अक्सर ये हो जाता नहीं, जो लिखा है इसका मतलब ये है, दूसरा बंदा कहता है नहीं इसका मतलब ये है। तो अगर ऐसा मामला हो जाए कि सेंट्रल कह रही कि इसमें लिखा हुआ है कि ये पावर हमारी है, स्टेट कहेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं है, पावर तो हमारे पास रहेगी, तो ऐसा मामला हो जाए तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि असल में जो लिखा है संविधान में उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो समझाने का काम है वो कोर्ट के पास है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर द डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। अगर पावर को लेकर झगड़ा हो जाता है, सेंट्रल और स्टेट में हो जाए, या स्टेट और लोकल में हो जाए, या सेंट्रल और लोकल में हो जाए, तो किसी में भी झगड़ा हो जाए, तो अंपायर का काम कौन करता है, कोर्ट करता है। कोर्ट एक अंपायर की तरह काम करेगा कि वो बताएगा कि हाँ क्या चीज है क्या नहीं। जैसे क्रिकेट में होता है ना कि बॉलर अपील करता है आउट की, लेकिन डिसीजन कौन देता है, अंपायर देता है कि हाँ आउट है या नहीं, वो डिसाइड करेगा अंपायर। तो इसी तरह से यहाँ अंपायर का काम कौन करता है, हाईएस्ट कोर्ट जो होगा। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पंगा हो जाता है, या दो स्टेट के बीच में पंगा हो जाता है, तो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें दखल देगा और वो बताएगा कि हाँ भैया किसको पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, तो 5 पॉइंट आप लिख देंगे। बाकी और भी पॉइंट हैं 6-7 वाले, वो मैंने अपना जो लेक्चर पढ़ाया तो उसके अंदर सारे एक्सप्लेन किया था, तो वहां से आपको देखना हो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां आकर ये पूरी वीडियो खत्म होती है। और भी सब्जेक्ट की मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको देखने के लिए इसी के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इस वीडियो के राइट साइड कॉर्नर में नीचे देखेंगे तो एक एरो बनेगी, एक उल्टा सा ट्राइंगल बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे करेंगे तो आप वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे क्लास 10 हिस्ट्री प्रीवियस ईयर पेपर, इस तरह से करके हिस्ट्री की होगी, सिविक्स की होगी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इस तरह होगी। तो वहां से आप उस प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर जैसे इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो वहां इकोनॉमिक्स में ईयर वाइज, चैप्टर वाइज सारा कुछ मिल जाएगा। आप एक बार ओपन कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ कहाँ पर क्या चीज है। ओके, तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ओके, थैंक यू।